मेरा नाम शिवम यादव है और मैं रायबरेली ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा गांव लालगंज में पूरे गुर्दी कुरिहरा में है और गांव में मेरे चाचा रहते हैं, श्री रमाशंकर यादव नाम है उनका। और रायबरेली में मैं अपने पिता और अपने बड़े भाई और भाभी और दादी के साथ रहता हूँ। मेरे पिता श्री प्रेम शंकर यादव यहाँ पे अधिवक्ता हैं और मेरे बड़े भाई यहाँ पे शिक्षक हैं और भाभी गृहिणी हैं। और मेरे सबसे बड़े भाई और भाभी इलाहाबाद में रहते हैं, वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने यूपी जुडिशल सर्विसेज में 127 स्थान प्राप्त किया है। और मैंने अपनी स्कूलिंग रायबरेली में एसजेएस पब्लिक स्कूल से ही की है और उसके बाद मैंने क्लैट की परीक्षा उत्तीर्ण की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त किया और मैंने वहाँ से अपनी BA-LLB ऑनर्स की परीक्षा BA-LLB ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद मैंने राहुल्स IAS में जुडिशरी की कोचिंग ज्वाइन की और उसके बाद कोचिंग के बाद मैंने यूपी जुडिशल सर्विसेज की परीक्षा पहली बार दी और पहली बार में पहले ही प्रयास में मैंने यूपी जुडिशल सर्विसेज को क्लियर किया और 127वां स्थान प्राप्त किया। जहाँ तक परीक्षा की बात है, परीक्षा के तीन स्टेजेस होती हैं परीक्षा में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव होता है, रिटन होता है और फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है जिसके लिए मैंने पूरा फोकस बेयर एक्ट्स पे रखा और केस लॉज पे रखा। तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बेयर एक्ट पे फोकस करिए। पूरा बेयर एक्ट आप ध्यान से पढ़िए, सेक्शंस पढ़िए, कमेंट्रीज़ पढ़िए, इलस्ट्रेशन पे एक ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी होता है कि इलस्ट्रेशन जो बेयर एक्ट में होती है वो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आ जाती है या उससे मिला जुला कुछ आ जाता है, तो इलस्ट्रेशंस पे आप ध्यान दीजिएगा। मैंने किया था कि बेयर एक्ट के इंडेक्स को पूरा मेमोराइज़ करने की कोशिश की है, उसको पूरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है ताकि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन मिस ना हो। केस लॉस के लिए आप लाइव लॉ जैसे ऐप हो गए, बार एंड बेंच जैसे ऐप हो गए, इन पर ध्यान दीजिए और रेगुलर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो रीसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं, लैंडमार्क केसेस आ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और जो लैंडमार्क केसेस हर सेक्शन से जुड़े हैं वो जो है मुझे मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट राहुल्स IAS से प्रोवाइड किए गए थे। हर सब्जेक्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने नोट से और उन लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ा है और उससे ये सारी चीज़ें मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प किया है इन्होंने। बाकी आप MCQ लगाते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीलिम्स के। मैंने OP त्रिपाठी रेफ़र की थी, वो एक अच्छी किताब है यूपी जुडिशल सर्विस के लिए, काफ़ी सालों से एस्पिरेंट यूज़ करते आए हैं। और अभी फ़िलहाल में परीक्षा मंथन की भी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ काफ़ी प्रचलित हुई है, पर मैंने OP त्रिपाठी को अपने प्रीलिम्स के लिए यूज़ किया था और काफ़ी हेल्प मिली मुझे OP त्रिपाठी से। फिर जहाँ तक मेंस की बात है, मेंस सब्जेक्टिव पेपर होता है और 3 दिन तक चलता है और 6 पेपर होते हैं जिसमें एक GK का होता है और 2 लैंग्वेज के होते हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, और 3 लॉ के होते हैं जिसमें एक रेवेन्यू लॉ और IPC होता है, इंडियन पीनल कोड। एक आपका प्रोसीजर का पेपर होता है जिसमें CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन होते हैं। और एक पेपर होता है सब्सटैंटिव लॉ का जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ, पार्टनरशिप सहित अनेक अलग फैमिली लॉज, हिंदू मुस्लिम लॉ, ये सारे इसमें पेपर होते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स का फोकस किया था। कोचिंग के नोट्स पढ़े, जजमेंट्स पढ़े, रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी मैंने। बाकी समर्थ अग्रवाल की किताबें थी परीक्षा मंथन की, मेंस के लिए उनकी गाइड थी 3 वॉल्यूम्स की, वो 3 वॉल्यूम्स ही मैंने यूज़ किया था, उसको भी पढ़ा था। राहुल सर ने हर स्टेप पे मार्गदर्शन किया था मेंस में आंसर राइटिंग को लेकर के। कोचिंग में राहुल्स IAS में मैं अपने आंसर्स भेजता था, वहाँ चेक होते थे, जो कमियाँ होती थी वो पता चलती रहती थी। तो आंसर राइटिंग वहाँ से इम्प्रूव हुई है कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है, ये सब मैंने वहाँ कोचिंग में सीखा है। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है क्योंकि वो लॉ आपका टेस्ट कर चुके हैं प्रीलिम्स में और मेंस में।
तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आप कैसे बात करते हैं, आपके आंसर देने का तरीका कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सारे जितने प्रश्न उन्होंने पूछे हैं उन सभी के उत्तर दें। ज़रूरी ये है कि आप उत्तर देने का तरीका आपका क्या है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कैसे जवाब देते हैं उसका। तो आप हम्बल रहें, ह्यूमिलिटी के साथ अंदर जाएं। जितने ज़्यादा आप हम्बल रहेंगे, जितना ह्यूमिलिटी आपके अंदर रहेगी, उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। कोशिश करें कि जिस भाषा में आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसी भाषा में उसका जवाब दें। अगर वे अंग्रेज़ी में सवाल पूछते हैं तो अंग्रेज़ी में जवाब दीजिए, और अगर हिंदी में सवाल पूछते हैं तो हिंदी में जवाब दीजिए। और अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो आप बहुत ही हम्बली उसको सॉरी बोल करके कि नहीं आता है और मैं जाके इसके बारे में और पढ़ाई करूँगा या करूँगी, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस एग्ज़ाम की रही हैं। जहाँ तक मेरे जज बनने का सवाल है, वहाँ तक मैंने पहली बार लॉ से हमेशा इंस्पायर इस वजह से रहा। लॉ इसलिए चुना क्योंकि पापा अधिवक्ता हैं यहाँ पर, और पापा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा। उनकी लॉ की किताबें देखता रहा, कौतूहलवश हमेशा देखता रहा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और उनसे लोगों का मिलने का तांता लगा रहता था। लोग आते थे, मिलते थे, अपनी फरियाद बताते थे और पापा उनकी मदद करते थे। तो ये सब देख के लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद इसीलिए मैंने 12वीं परीक्षा के बाद मैंने राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, क्लैट के थ्रू। वहाँ जा कर के जब लॉ पढ़ा, लॉ के बारे में समझा, तब मैंने एक जजमेंट पढ़ा मैंने, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। उसमें ऑनरेबल जस्टिस हंसराज खन्ना का डिसेंटिंग ओपिनियन था। वो पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। फिर मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी नीदर रोजेज नॉर थॉर्न्स पढ़ी, और वो पढ़ के मैं एकदम सर्टेन हो गया था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है, मुझे जज बनना है। क्योंकि जस्टिस HR खन्ना इज़ वन ऑफ द जजेस जो पहले डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में थे, फिर हाई कोर्ट्स में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो वो जुडिशरी के तीनों ही लेवल्स में रह चुके हैं। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। पापा हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं, पापा से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देख करके, इन सारी चीज़ों को सीख करके मैंने जुडिशरी को चुना। बाकी राहुल IAS का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। राहुल सर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा हूँ। राहुल सर कैसे पढ़ाते थे, उनकी क्लासेस को बार बार देखा है, उन्हें सुना है। और कोविड की वजह से मेरी ऑफलाइन कोचिंग पूरी हो नहीं पाई, तो इसलिए मैंने बाकी कोचिंग घर आके ऑनलाइन ही की है और तैयारी घर से ही करनी पड़ी। और हमेशा से उन्हीं से इंस्पायर रहा, उन्हीं से सीखा है। लॉ को देखने का एक नज़रिया राहुल सर ने दिखाया है कि कैसे लॉ को देखा जाता है। लॉ की जूरिस्प्रूडेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस उन्होंने समझाई है कि कैसे सारे लॉज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीख करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जज बनने के बाद मेरा सबसे पहला गोल रहेगा कि पेंडेंसी को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि आजकल पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग परेशान रहते हैं। केस सालों साल चल जाता है, 30-30 साल केस खिंच जा रहे हैं। तो कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी पेंडेंसी का निपटारा करूँ और लोगों को राहत मिले। और कोशिश ये भी रहेगी कि लॉ की जो भाषा है वो आम लोगों की समझ में आए। एक उसको सरल भाषा में फरियादी के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा मैं। और ये भी कोशिश रहेगी कि कोर्ट प्रोसीडिंग को डिजिटलाइज़ करूँ। जितना ज़्यादा डिजिटल रहेगी कोर्ट प्रोसीडिंग, उतना ज़्यादा पेपर बचेगा और पेपरलेस प्रोसीडिंग की तरफ मेरा पूरा और जहाँ तक किताबों का सवाल है, किताबों के बारे में मैंने पूरा फोकस अपने राहुल IAS के नोट्स पे ही किया था, क्योंकि नोट्स में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों को मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि बैरैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो भी कमेंट्री है, जो भी नोट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, सब बैरैक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। अगर आपको बैरैक्ट की क्लैरिटी होगी तो आपके लिए कोई भी परीक्षा जुडिशरी से या लॉ से रिलेटेड कोई परीक्षा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ बैरैक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, उसकी एक एक इलस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिए। अगर कहीं मे लिखा है, कहीं शैल लिखा है, कहीं नथिंग लिखा है, कहीं नॉटविथस्टैंडिंग लिखा है, तो कोशिश करिए कि इनका अंतर आपको पता हो कि इसका डिफरेंस क्या होता है मे और शैल में और नथिंग और नॉटविथस्टैंडिंग में। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक किताबों की बात है, मैंने रेकमेंड किया था कि प्रीलिम्स के लिए आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ आप खरीद सकते हैं। जैसे ओपी त्रिपाठी हो गया, उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट के क्वेश्चन हैं,
परीक्षा मंथन की भी किताबें हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, वो आप ले सकते हैं। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैरैक्स पे ही फोकस करिए, केस लॉस पे फोकस करिए और मैगज़िन्स देखिए, रीसेंट मैगज़िन्स क्या क्या हैं लॉ से रिलेटेड। जहाँ तक मेंस की बात है, उसमें मेरे नोट्स काफ़ी थे। मैंने समर्थ अग्रवाल की 3 वॉल्यूम्स की गाइड खरीदी थी। बाकी किताबों में मैंने जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में जस्टिस मुनीर की कमेंट्री पढ़ी थी, और आईपीसी में इंडियन पीनल कोड में मेरे कॉलेज के ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मेरे क्रिमिनल लॉ के प्रोफेसर श्री कुमारस्कंद पांडे की किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक दूसरी किताब रिवाइज़ की है डॉक्टर बीएम गांधी की, वो किताब भी मैंने यूज़ की थी अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। और यही सारी किताबें आप यूज़ करिए, इस पर फोकस करिए। और प्रीलिम्स में मैंने बता ही दिया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, मेंस बता दिया मैंने। और इंटरव्यू के लिए आप जो है अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, आप कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। कोशिश करिए कि शीशे के सामने खड़े होकर रोज़ थोड़ी देर प्रैक्टिस करिए, अपने आप को देखिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे आपके जेस्चर हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, जितने ज़्यादा आप हम्बल होंगे आपका इंटरव्यू उतना अच्छा होगा। तो नए बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मेरी सबसे बड़ी सलाह ये रहेगी कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली अखबार में पढ़ा होगा कि कोटा में बच्चों के सुसाइड्स हो रहे हैं राजस्थान में, और दिल्ली में भी कुछ लोगों ने जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो सुसाइड उन्होंने कमिट किए हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जो एस्पिरेंट्स के साथ, ये सारी दिक्कतें हैं क्योंकि परेशानी में रहते हैं एस्पिरेंट्स। घर से दूर रह के पढ़ाई करना, तैयारी करना, या घर पर भी रह के तैयारी करना, जॉब नहीं होती है, तैयारी करते हैं साथ में, तो मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाती है। तो इसका विशेष ध्यान दें। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मैं हफ्ते में हर दिन पढ़ता था, बस संडे को मैं किताब नहीं उठाता था। संडे मेरा रिलैक्स डे होता था, संडे को रेस्ट करता था, आराम से 10-11 बजे तक सो करके उठता था, और उसके बाद आराम से पूरा दिन व्यतीत करता था। कोई बुक पढ़ता था, नॉवल पढ़ता था, घूमने जाता था, या फिर मूवी देखता था, गाने सुनता था। तो एक दिन आप अपना ब्रेक रखिए, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद एक नई एनर्जी का प्रवाह हो गया आपके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, गाने सुनिए जिससे आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। और हर एग्ज़ाम के बाद मैं जैसे घूमने चला जाता था, मैं कहीं घूमने हर एग्ज़ाम के बाद कोशिश करता था कि कहीं थोड़ा घूम करके आ जाऊं, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, फिर से दोबारा उसी मोटिवेशन, उसी ज़ील के साथ दोबारा पढ़ सकूं। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके मन में कोई उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तो कृपया कुछ समय के लिए पढ़ाई बंद कर दीजिए, घर वालों के साथ रहिए, अपने ख्याल दूसरों से शेयर करिए। भारत सरकार ने टेली मानस के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है जो लोगों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देता है। आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। टेली मानस पे आप अपनी सहायता ले सकते हैं अगर आप किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं आजकल जो एस्पिरेंट्स में पाई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखिए। सिम्टम्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे, इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी एस्पिरेंट को सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रैक्शन का माध्यम होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा। फेसबुक चलाना हाँ छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे काम की चीज़ नहीं लगी, लेकिन ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव था, काफ़ी टाइम तक एक्टिव था, अभी भी एक्टिव हूँ। एग्ज़ाम के बीच में भी ट्विटर चलाता था क्योंकि ट्विटर पे एक तो न्यूज़ मिल जाती थी, क्या समाचार है सबसे पहले ट्विटर पे मिलता था, और उस पर लोगों के विचार पढ़कर एक टॉपिक के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस फॉर्म करने का मुझे भी मौका मिलता था कि दोनों तरफ के लोग उस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ट्विटर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा मेरे लिए। तो सोशल मीडिया से आप अपने हिसाब से देखिए, उसका यूज़ करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिए कि आप उससे एडिक्टेड हो जाएं कि हर थोड़ी देर में आप फ़ोन चेक कर रहे हैं। तो एक लिमिटेड वे में कोई भी चीज़ करेंगे तो वो हमेशा सही रहेगी। आप इतना सोच लीजिए कि इतने घंटे पढ़ने के बाद मैं फ़ोन चलाऊँगा, तो वैसे करिए। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो मैं तो 12-13-14 घंटे तो नहीं पढ़ता था, लेकिन हाँ मेंस एग्ज़ाम के पहले मैंने 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई की है।
और आप एक लिमिटेड वे में एक शेड्यूल बना करके पढ़िए। आप अपना वो बना करके पढ़िए कि हाँ इस समय में मुझे इतने टॉपिक्स और इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। अब उसके लिए आपको 14 घंटा बैठना पड़े दिन में या 2 घंटा बैठना पड़े, ये आपके ऊपर है। आप अपना समय एक टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए कि जैसे इस हफ्ते में मुझे ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको समय कम ज़्यादा दे सकते हैं। दिन भर बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस आपको टॉपिक और सब्जेक्ट समय पे कंप्लीट करने हैं। और रोज़ जो है अखबार ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर के बिना एस्पिरेंट अधूरा है। जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, और इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है और द हिंदू भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। तो आप अपने हिसाब से कोई, और हिंदी में आप जनसत्ता काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगे उसको पढ़िए। एडिटोरियल या संपादकीय जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको ज़रूर पढ़िए, उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे आपको समझ आएगी कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको अपनी बात रखनी है। और न्यूज़पेपर के सिवा मैंने जैसे लाइव लॉ और बार एंड बेंच मेंशन किया, जिसमें डिसेंट जजमेंट्स आते थे, उस पर फोकस करिए। और जो भी जजमेंट आए कोशिश करिए कि लैंडमार्क जजमेंट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट पूरे पढ़िए। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज आंसर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप जितने ज़्यादा जजमेंट पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी आंसर में लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। तो सारा जो आंसर राइटिंग का की है वो है जजमेंट को अच्छे से एनालाइज करना, उन्हें पढ़ना। थैंक यू।